हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? हेलो, हेलो, हेलो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? तेजी से एक बार बताइए चैट में। क्यों भाई, ऑडिबल विजिबल हैं क्या हम? हाँ जी। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी का आज के इस देखा। चलो भाई, वेलकम 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 टू दी क्लास। 5-5 हो रहे हैं। मैं बताऊं तुम्हें, आज मैंने सुबह 11-11 देखा, सुबह वाला 1-1 देखा, 2-2 देखा, 4-4 देखा और अभी 5-5 भी देख लिया। वो 11-11 नहीं रहता है। तो आज मेरे साथ जो कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, क्या ही मांग लूं आज मैं भगवान से? क्या मांग लूं बताओ? लेकिन पॉइंट ये ना कि जब मांगने का सोचो तो ऐसा लगता है कि ये मांग लो कि बस तुमसे दूर ना जाए भगवान। ऐसा। तो आज इतने सारे मेरे पास वो बोलते ना, ऑटोमेटिक हो रहा है, मेरा ध्यान जाता है एकदम से उधर, क्या रे वैसा वैसा टाइम हो रहा है। चलो भाई, तो आइए, स्वागत है आप सभी का। आप ही की क्लास है ये, ठीक है? कक्षा 10वीं के बच्चे आप ही हो, तो आपको ही पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगा। तो वेलकम एवरीवन टू दी सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। चलो भाई, बढ़िया। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? क्यों दोस्तों? बढ़िया। कल के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं। आंसर का सोल्यूशन तुम्हें क्लास के बाद मिला करेगा, 24 घंटे के बाद में, मतलब, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आंसर लिख लिया तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं लिखे हैं तो सोल्यूशन के भरोसे मत बैठा रहा करो, लिख लिया करो। मारूंगा, चमगादड़ बना दूंगा। बहुत गुस्सा आती है मुझे, मैं बहुत खराब आदमी हूं, बहुत मारता हूं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आज इस चैप्टर के बाद में और तुम ब्रह्मास्त्र वाला पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हो एसएसटी की साइड से, तो ठीक है। चलो, प्री बोर्ड में 80 में से 80 आ गए, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, अगर पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो मारूंगा ना, और पेपर सॉल्व कर लियोगा तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, फिर तो तुम्हें गुलू गुलू कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर तो तुम्हें गुलू गुलू कर दूंगा ना। करा है पेपर सॉल्व? हाँ, ये होम डिलीवरी वाली सर्विस है, मारने वाली, घर आके ही मारेंगे ना, ऑनलाइन थोड़ी ना पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। चलो लाला, इधर शुरू करें। ठीक, यार पेन, ये पेन इन दी क्लास, एक चैप्टर लिखा जा सकता है इसमें, रोज पेन को लेके वही समस्या। तो चैप्टर आज हमारा कौन सा है? चैप्टर का नाम है आज हमारा फ्लोरा एंड फोना से जुड़ा हुआ चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब फॉरेस्ट को अपन क्या कहते हैं? फ्लोरा, और वाइल्ड लाइफ को कहते हैं फोना। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर 1 अपन ने पढ़ा था। क्या चैप्टर 1, अगर आपको ध्यान हो संदीप जी, तो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना? तो कैसे डेवलपमेंट जो है इट डील्स विद रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, वो सारा सब कुछ। तो पूरी जो ज्योग्राफी की बुक है ना, ध्यान रखना बाबू, इसमें आप पूरी ज्योग्राफी की बुक में रिसोर्सेज 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 ही पढ़ोगे। कैसे रिसोर्सेज रिसोर्सेज ही पढ़ोगे, तो वो मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप देखते हैं तो हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रही है वो रिसोर्स है। फाइन, जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गया, सारा सब कुछ रिसोर्स है। वैसे अगर आप जैसे देखोगे तो अब ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स चैप्टर है, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एज ए रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से देखा गया है। अब अगर आप अगला चैप्टर देखोगे तो वाटर को एज ए रिसोर्स बताया गया है, वाटर रिसोर्स चैप्टर का नाम है। फिर एग्रीकल्चरल रिसोर्स बताया गया, फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स बताया गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज को एज ए रिसोर्स बताया गया।
तो पूरी बुक में आप रिसोर्स के बारे में ही पढ़ रहे हो। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में कि कैसे पेड़ पौधे जो है, पशु पक्षी जो है, वो रिसोर्स है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ। हो गया क्लियर? बढ़िया। संदीप सर को पढ़ाने का बोलो, 10,000 कमेंट हो चुके हैं। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो तुम, ये बताओ ना मुझे। डर गए हैं? नहीं डरे? पढ़ाओ। पढ़वाएंगे दोस्तों, रुको जरा। संदीप सर से क्या पूरी टीम से पढ़वा देंगे। तो अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक मुझसे वीडियो बनवाते थे टीम डीएसआर वाले चैनल पे। अब मैं इनकी ना फील्डिंग सेट कर दूंगा। इनसे पढ़वाऊंगा, रुको जरा एक दिन। ठीक, डन। अपन दोनों एक टीम में, इन सबका अपन फील्डिंग सेट करते हैं। चलो आ जाओ, सारे बच्चे आ गए। कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर में साइंस का पूरा सिलेबस है। साइंस का पूरा सिलेबस है मतलब फौना का मतलब ये होता है बाबू। फौना मतलब क्या होता है ना, जो जानवर है, पशु पक्षी है, वो फौना की कैटेगरी में आते हैं, और पेड़ पौधे जो है वो फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे फ्लोरा और फौना होता है। ठीक है, ऐसे फ्लोरा और फौना होता है। तो अब अगर हम चैप्टर शुरू करें तो देखो, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जो नेचर है, उस नेचर पे हम कैसे डिपेंडेंट हैं। तो देखो, वी शेयर अर्थ विथ मेनी लिविंग बींग्स। हम बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ में हमारा अर्थ जो है वो शेयर करते हैं, जैसे लाइक टाइनी बैक्टीरिया, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड इवन बिग वेल्स। ठीक है, बड़ी बड़ी वेल्स वगैरह जो है, उनके साथ भी हम अपना प्लेनेट शेयर करते हैं ना। मतलब तरह तरह के जीव जंतु हैं दुनिया में, हम उन सबके साथ में अपना प्लेनेट शेयर करते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ नेचर एंड वी डिपेंड ऑन दिस नेचुरल सिस्टम टू लिव। तो सारी जितनी भी जीवंत वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सब नेचर का पार्ट है और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो सब नेचर का पार्ट है और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड वी आर कनेक्टेड समवेयर और द अदर। फाइन। अब प्रकृति के ऊपर हम डिपेंडेंट कैसे हैं? तो देखो, सारी जीवंत चीजें जितनी भी है, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबको जो भी चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, सनलाइट चाहिए रहती है, पानी चाहिए रहता है, तो सब कुछ नेचर से मिलता है। ठीक है, तो नेचर कीप्स अस अलाइव। प्लांट्स, एनिमल्स एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एयर, वाटर एंड हेल्प अस टू ग्रो आवर फूड्स। तो बड़ा एक सिंक्रोनाइज्ड रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सिंक में हम आपको देखने को मिलेंगे नेचर के साथ में। ठीक है, ऐसा सिंक कि जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, वो हाथ धोने वाला सिंक नहीं, एक सिंक्रोनाइज तरीके से जी रहे हैं कि जहां पे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। बिना मनुष्य के प्रकृति किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य नहीं होगा तो प्रकृति में खेती कैसे होगी, वो प्रकृति के रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है। वो प्रकृति जैसी है वैसी खत्म हो जाएगी। मनुष्य है तो वो प्रकृति का वो इस्तेमाल कर रहा है, और अगर वो प्रकृति नहीं होगी तो मनुष्य नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो वो नेचर, वो लिविंग कंडीशंस, वो भी जरूरी है। नहीं तो प्लेनेट तो मार्स भी है, लेकिन क्या है मार्स पे? कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो हर एक चीज जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे सपोर्ट द एंटायर सिस्टम एज द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, तो जो जंगल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जानवरों को घर मिल रहा है। तो कुल मिला के ये बेसिक इंट्रो है चैप्टर का, जिसमें बताया गया है कि एक बहुत ही इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। क्लियर हुआ? और ये नेचर और ये ह्यूमन बींग्स ही मिलकर क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस पे सवाल बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से आपको क्या समझ में आता है? तो बायोडाइवर्सिटी, या फिर उसे क्या कह लो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लो। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, तो इसका कंटेक्स्ट समझना ना कि बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, diverse in forms and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। तो जब एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, डेफिनेशन समझ लो बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, तो अलग अलग आपको वाइल्ड लाइफ है, कल्टिवेटेड स्पीशीज है, मतलब पेड़ पौधे हैं जो कि डाइवर्स इन फॉर्म है। एक हाथी एक घोड़े से अलग है, एक घोड़ा एक इंसान से अलग है, एक इंसान एक पेड़ से अलग है, एक पेड़ एक चींटी से अलग है। ठीक है,
तो हम सब डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस हैं मेरे दोस्त। हम सब क्या है, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज हैं, बट वी आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस, बट वी आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। सब अलग होने के बावजूद, एक पेड़ अलग है, एक इंसान अलग है, लेकिन पेड़ और इंसान जो है तो एक दूसरे से क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है। वो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तब उसके घर का खाना बनता है, और वो हमें फ्रूट देता है फिर जब हमारे घर का खाना बनता है। समझ में आया? तो क्या है बायोडायवर्सिटी? देखो एक बार में डेफिनेशन याद होना चाहिए कि अलग है सब हम, तो वी आर डाइवर्स। मतलब बायोडायवर्सिटी के हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज विच आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस, लेकिन हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी, अलग होने के बावजूद भी। तो डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन, बट वी आर क्लोजली इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, क्लोजली इंटरडिपेंडेंट थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, तो ये है बायोडायवर्सिटी। कितने लोगों को बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई है? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन समझ में आई? बताइए बताइए बताइए। ठंड? ठंड नहीं लगती भाई, हॉट हो ना। ठंड क्यों लगेगी यार, तुम जरा दिमाग लगाओ। अंदर यहाँ इतनी सारी लाइट चलती है, और इतना ये स्क्रीन भी गर्मी गर्मी गर्मी, सब गर्मी होती है। गर्मी के दिनों में तो पूछो ही मत कैसा लगता है, गर्मी में फिर ऐसे ही चलाना पड़ता है। चलो, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन? अबे बता दो, मार मार के चमगादड़ बना दूंगा नहीं तो अभी अपन ने बेसिक इंट्रो पढ़ा चैप्टर का कि कैसे हम प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है, और वही डिपेंडेंस से अपना एक डेफिनेशन निकल के आया कि बायोडायवर्सिटी क्या है। तो बायोडायवर्सिटी आपको जो इमेंसली रिच वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन मतलब देखने को मिल रहा है, जो कि डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन है, बट इट इज क्लोजली इंटीग्रेटेड इन सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज के चलते हम क्लोजली इंटरलिंक्ड है। अब अगर आगे बढ़े यहां से अपन, तो आगे समझना आगे क्या कहानी है। अगर यहां से आगे बढ़े तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ये अगला टॉपिक है अपना, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक है कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना है, तो उस फ्लोरा एंड फौना को खतरा है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए क्या किया, सरकार ने क्या किया कंजर्वेशन के लिए, कम्युनिटी ने क्या किया, और टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है वो क्या है। सिंपल देखो, मैं बता रहा हूं फिर से कि आप फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया पढ़ोगे तो इनको क्या थ्रेट्स है, एक टॉपिक ये है। अब जब खतरा है तो कंजर्वेशन की बात आएगी, तो खतरा है तो कंजर्वेशन की बात आएगी, तो इनको क्या थ्रेट्स है। अब फ्लोरा एंड फौना को अगर थ्रेट्स है, खतरा है, तो कैसे बचाओगे, कैसे, ठीक है, बचाओगे, कैसे बचाओगे, तो कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन की अगर बात करेंगे, सिंपल बता रहा हूं, तो कंजर्वेशन, CON, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी ने क्या किया, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, सब लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए। कम्युनिटी ने क्या किया, तो ये समझ लो ना, देखो टॉपिक फ्लोरा एंड फौना का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, कम्युनिटी ने क्या किया, तो दो, एक इंट्रो, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, और एक आखिरी टॉपिक जो आपको पढ़ना रहेगा वो रहेगा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स एंड, आपने बचा लिया लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, टाइप कौन सा किस टाइप में जाएगा ये भी तो समझना है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बस इतने 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 टॉपिक है, दैट्स इट। इतने टॉपिक है, आपको यही ध्यान रखना है, और ठीक है, समझ में आया? ये टॉपिक है अपने को जो पढ़ना है, क्लियर हुआ? ज्योग्राफी पूरी रटने वाली चीज है, यही तो गलती कर देते बेटा। ज्योग्राफी रटने वाली चीज ही नहीं है, ज्योग्राफी तो फील करने वाली, ज्योग्राफी इज लिविंग सब्जेक्ट। अभी बताऊंगा आगे, रुको जरा। तो देखो शुरू करते हैं यहां से। तो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक एरिया,
और इन प्लांट एंड एनिमल जो एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस प्लांट्स एंड स्पीशीज कहा जाता है, जो किसी एक जगह पे स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में अगर जो पाए जाते हैं तो उन्हें इंडिया की इंडिजीनियस स्पीशीज कहा जाएगा। इंडिया हैज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जैसे अगर आप देखोगे तो जितने भी डाइवर्स प्रकार के डाइवर्स फॉर्म्स के प्लांट और एनिमल है आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। मेनी स्पीशीज आर स्टिल अननोन, और कितने ही इन जंगलों में स्पीशीज रह रहे होंगे जो हमें पता ही नहीं है। तो मेनी स्पीशीज आर स्टिल अननोन। फ्लोरा एंड फोना आर क्लोजली कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ। तो ये जो फ्लोरा फोना की हम बात कर रहे हैं, दिस फ्लोरा एंड फोना आर क्लोजली कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ। ठीक है, क्योंकि आप देखो तो पालतू पशु से लगा के, जंगली जानवर से लगा के, पेड़ पौधे सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दे आर डेली कनेक्टेड टू आवर लाइफ। ठीक है, दीज रिसोर्सेज आर अंडर थ्रेट ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। लेकिन अब आपको समझना होगा कि जब किसी चीज का आपके पास में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है तो वो चीज, उसकी अहमियत जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होते चली जाती है। तो हमारे पास इतना डाइवर्स फ्लोरा और फौना था कि हमने जिसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने सोच लिया ये पशु पक्षी जानवर ये कहां जाएंगे, तो यहीं रहेंगे। और जब हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया ना, तो उसके चलते क्या है? ह्यूमन केयरलेसनेस के चलते, फॉर नॉट अडॉप्टिंग सेंसिटिव अप्रोच, इन सारी चीजों के चलते क्या है? हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो कम हो गए। तो दीज रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू केयरलेसनेस। और उसी के चलते क्या है? उसी के चलते अब उसके कंजर्वेशन की जरूरत है। तो व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? क्योंकि अगर इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो ह्यूमन सर्वाइवल बड़ा खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ह्यूमन सर्वाइवल कैसे खतरे में आ जाएगा। तो कंजर्वेशन अगर नहीं करोगे तो ये दिक्कत आ सकती है कि जो आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, कि जो अलग अलग प्रकार की स्पीशीज वो खत्म हो जाएगी। और हर एक स्पीशीज की अपनी अपनी जरूरत है। पेड़ भी हर प्रकार के चाहिए, फूल वाले भी, फल वाले भी। तो कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब कंजर्व करेंगे तो हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा पाएंगे। हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, वाटर, एयर, सॉइल, वो उसी पे निर्भर करेगा कि सभी प्रकार के स्पीशीज हो। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि प्रकृति हम पर निर्भर करती है और हम प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई एक अकेले से दुनिया नहीं चल रही है। फिर इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ एंड स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो अब एक बात करते हैं सिंपल, जैसे गाय। तो गाय की ही अलग अलग ब्रीड होती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर किसी भी प्रकार से कोई एक स्पीशीज को दिक्कत जा रही है, तो जो अलग अलग ब्रीड्स हैं, जो अलग अलग जेनेटिक क्वालिटीज हैं गाय की, तो अगर आप कंजर्व नहीं करोगे तो वो विलुप्त होते चली जाएंगी, खत्म होते चली जाएगी। जैसे टाइगर्स की बात करें तो पता है टाइगर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर है, साइबेरियन टाइगर है। तो टाइगर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो किसी एक प्रकार का टाइगर जो है, ठीक है, किसी एक स्पीशीज वाला, मतलब एक जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला टाइगर जो है वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कुछ टाइगर का साइज बहुत बड़े होते हैं, कुछ टाइगर छोटे होते हैं, कुछ टाइगर मोटे होते हैं। तो आप जब तक कंजर्वेशन नहीं करोगे तो आप एक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड स्पीशीज है उसे खो दोगे एक दिन। ठीक है, तो कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी डाइवर्सिटी को बचाए रखता है, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। दूसरा, कंजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है कि जो आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेराइटी, वो आपको तभी मिलेगी जब आप उन्हें प्रिजर्व करोगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो अब सवाल वही है कि डिक्लाइन तो हो रहा है, कंजर्वेशन जरूरी भी है, तो कंजर्वेशन के लिए किया क्या गया है? कंजर्वेशन के लिए किया क्या गया है? दिस इज द क्वेश्चन। ये एक सवाल है कि कंजर्वेशन के लिए किया क्या गया है, बताओ। क्लियर हुआ यहां तक? सारे बच्चे बता दो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर हुआ? बोल दूंगा बेटा, पहले समझ तो लो। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये है अब टॉपिक। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया।
ठीक है, वेरी गुड। तो अब अपन वही देख रहे, देखो अब कंजर्वेशन में दो चीजें हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट पढ़ेंगे ना, ये 1 2 3 उसके सब पॉइंट्स हैं और फिर ये चौथा पॉइंटर है। तो ये वाला पॉइंट कंजर्वेशन का गवर्नमेंट का अप्रोच बता रहा है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था ना कि चैप्टर को ऐसे समझाना कि कंजर्वेशन जरूरी, तो कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए और कम्युनिटी ने क्या स्टेप उठाए। कम्युनिटी मतलब आप, हम सब, हमने मिलके। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए फॉर द कंजर्वेशन वो समझ रहे हैं। तो जैसे जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्हें एहसास हुआ कि भाई खराब समय आ चुका है, लोगों ने आधे टाइगर मार दिए, लॉयन मार दिए, ठीक है, लेपर्ड्स मार दिए, चीता थे हमारे यहाँ पहले, अभी जो चीता हमने पकड़ के लाए ना अफ्रीका से और कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है, तो हमारे यहाँ ओरिजिनली चीता खुद थे, लेकिन हमने क्या करा पता है, 1962 के पहले तक, फैक्ट बताता हूं मैं तुम्हें, 1962 के पहले तक इंडिया वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे लॉयन, टाइगर, चीता तीनों थे। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे तीनों एक साथ हो, लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जहां लॉयन, टाइगर, चीता सब थे। ऐसे ही थोड़ी शेरों का देश कहा जाता है। तो लेकिन क्या हुआ कि हमने जब कंजर्वेशन नहीं किया, हमने जब ध्यान नहीं दिया, तो हमारे बहुत सारे स्पीशीज की डेथ हो गई, बहुत सारे स्पीशीज हमारे मर गए। तो हमारे जब बहुत सारे स्पीशीज मर गए तो फिर हमें ये रियलाइजेशन हुआ। क्या रियलाइजेशन हुआ? फिर हमें रियलाइजेशन हुआ कि कंजर्वेशन जरूरी है। इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जो थे उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि कंजर्वेशन जरूरी है, तो फिर कंजर्वेशन के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। ठीक है, तो कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स उठाए, तो कंजर्वेशन के स्टेप्स यहाँ पे बताए गए। तो क्या क्या कंजर्वेशन के स्टेप्स थे? तो सबसे पहला तो ये था कि 1973 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, एक कानून बनाया गया। अब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या हुआ, इस पे अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो वो समझते हैं। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। तो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट हैबिटाट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया था हैबिटाट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट हैबिटाट्स एंड वाइल्ड लाइफ and to respond to growing demands from conservationists in 1960s to 70s। ठीक है, 1960s 70s की अगर बात करें तो 1960s 70s के चलते जो कंजर्वेशनिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने आवाज उठाई कि अलग अलग जानवर जो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उनको नुकसान है, तो उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो जरूरत थी कि एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। हैबिटाट मतलब उनकी जगह को बचाओ, उनकी जगह को बचा लोगे तो आप उन्हें बचा लोगे, वैसा। ठीक है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाता है। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ध्यान रहेगा, दिस इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या पॉइंट नंबर 2 क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उन्हें एस्टैब्लिश किया जाए। फाइन, सेकंड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जैसे जानवरों की और पेड़ों की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जाके गले थोड़ी लगा लोगे, तो आप एरियाज डिमार्केट करोगे, ये सारा सब कुछ काम करोगे, है ना। तो एक आपने पहले लॉ बना लिया, इस लॉ के तहत आपने क्या किया, जैसे ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज निकाली कि जो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको कोई हंटिंग नहीं करेगा, कोई मार नहीं सकता है, हंटिंग को आपने बैन कर दिया। लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटाट्स, तो जो उनका एरिया उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया, जो अभी मैं आपको दूसरे पॉइंट में और बताऊंगा। कंट्रोलिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कि आप जानवरों की खरीद फिरोत ना कर सको, कि क्या है, टाइगर के जो दांत रहते हैं उससे एक दवाई बनती है, तो टाइगर को मार दो और बेच देंगे, तो ऐसे खरीद फिरोत जो है बंद करना है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि टाइगर की हड्डी जो होती है उससे एक दवाई बनती है, तो वो इन सारे कारणों से क्या होता है, जानवरों को पोचिंग होती थी, उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, मार दिया जाता था, ट्रेडिंग होती थी, हंटिंग होती थी, तो इन सारी चीजों को बैन किया अंडर दिस लॉ। तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया कि गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। तो देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़े छोटे एरिया होते हैं, नेशनल पार्क थोड़े और बड़े होते हैं, और उनसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऐसे अलग अलग एरियाज को जब डिमार्केट कर दिया जाता है, उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इस एरिया को अब लीगल प्रोटेक्शन है, आप यहाँ पे कोई भी ऐसे घुस नहीं सकता है, और ये सारी चीजें, तो उसे कहा जाता है क्या कि आप अलग अलग डेडिकेटेड हैबिटाट प्रोटेक्शन सेंटर्स बना रहे हो, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ। तो ये स्टेप लिया गया। तीसरा स्टेप क्या था कि कुछ स्पीशीज को बचाने के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स चलाए गए। कैसे? तो प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, जैसे टाइगर को, वन हॉर्न राइनोसोरस को, कश्मीरी स्टैग जिसे हंगुल कहा जाता है, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल जो होते हैं उन्हें, एशियाटिक लॉयन को बचाने के लिए, एलिफेंट्स को बचाने के लिए, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक यानी चिकारा नहीं है, चिंकारा जो होता है, ब्लैक बक मतलब एक हिरण होता है, काला हिरण, ठीक है, सलमान भाई बेटर जानते हैं उसको। तो वो जो ब्लैक बक है चिंकारा, ठीक है, तो उस चिंकारा को बचाने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदावन जिसे कहा जाता है, तो
तो गोदावन को बचाने के लिए, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। अब प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाए गए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह ये है, तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जा रहे थे। चौथा स्टेप क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थे ना, वो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अब किसी स्पेसिफिक तक भी सीमित नहीं रह गए, उन्हें और ज्यादा डाइवर्स बनाया गया कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करे रेदर देन ओनली ऑन फ्यू स्पेसिफिक और सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइगर को बचाना है तो हिरण दिख रही तो हिरणों को मार देते हैं, नहीं, टाइगर ही तो हिरणों को मारेगा तभी तो टाइगर जिंदा रहेगा ना। तो जो सपाट मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स थे, इन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ने अपनी स्कोप को बढ़ाया, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ने अपने स्कोप को बढ़ाया। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो कुछ कंपोनेंट पे फोकस करने की जगह अब कंजर्वेशन प्लान्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करने लगे कि जितना हो सके उतना डाइवर्स तरीके से आप क्या कर पाओ, उतने डाइवर्स तरीके से आप इसको वाइल्ड लाइफ और स्पीशीज और इनको बचा पाओ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह को इंक्लूड किया गया लिस्ट में, ठीक है। नोटिफिकेशंस ऑफ 1980 एंड 1986 एंड इन मतलब इंसेक्ट्स वगैरह जैसे मोथ वगैरह हो गया, बटरफ्लाई वगैरह हो गया, इन सबको इंक्लूड किया गया। इन 1991 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वर इंक्लूडेड, ठीक है, प्लांट के स्पीशीज को भी इंक्लूड किया गया 1991 में। तो ये कंजर्वेशन प्रोग्राम की स्कोप थी। अब मुझे बताओ इन चारों पॉइंट में कुछ डाउट है? नेशनल पार्क में झूले होते हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें झूले होते हैं ना, हाथी की सूंड में बांध के ऐसा झुलाएगा हाथी तुम्हें मजा आ जाएगा, पैसे भी नहीं लेगा, उल्टा तुम पैसे दोगे कि भैया 500 रुपए ले ले लेकिन लैंड करवा दे हाथी। नेशनल पार्क में झूले होते हैं क्या? चिकारा भाई अलग प्रोजेक्ट चलाए गए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर अभी बताता हूं आगे मैं तुम्हें। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, क्वेश्चन भी ये करेंगे डिस्कस। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर्स को बचाने के लिए, ठीक है। फिर पार्क क्यों बोलते हैं जब झूले नहीं है तो? फोर्थ पॉइंट में बाबू ये बताया गया कि बेसिकली क्या है ना, पहले जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स थे वो स्पीसीज स्पेसिफिक थे कि मतलब एक स्पीशीज को ही बचाना, लेकिन अब जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है वो और एनलार्ज किए जा रहे हैं और वो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाया जा सके, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो है वो एनलार्ज किए जा रहे हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को बचाया जा सके उस पर फोकस किए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इंसेक्ट्स, प्लांट्स वगैरह इनको भी इंक्लूड कर लिया गया। ये है स्टेटमेंट, मतलब ये है उसका कंटेक्स्ट, ठीक है, ये है उसका कंटेक्स्ट। अप्पू हाथी तो जिंदा है, उसकी स्पीशीज को कोई खतरा नहीं, मेरे पास है। चलो, इंसेक्ट्स क्यों इंक्लूड करें? जैसे बहुत सारी बटरफ्लाई है, मैं वही बता रहा हूं कि और बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया कंजर्वेशन में कि कुछ बटरफ्लाई स्पीशीज है। पहले क्या होता था मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बचपन की कहानी है कि नहीं ऐसी। पहले से कहा जाता कि तितलियां जो होती ना, उन तितलियों मतलब तितलियां मर जाती है तो मर जाने के बाद में तितलियों को दबा दो, मतलब दफन कर दो एक तरह से। तो दफन कर देने के बाद में वो सिक्का बन जाती है। बच्चे थे, बहुत छोटा था मैं, थर्ड फोर्थ में, तो मुझे कहानी पता लगी कि ऐसा है क्या कि तितलियां जो है उन्हें दफन कर देने के बाद में सिक्का बन जाती है। अब ये एक कह सकते हैं कहानी प्रचलित थी, बच्चों को जब कहानी सुनी तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके, खाली प्लॉट था बारिश के दिनों में जहाँ पे मतलब बारिश जाती है और सर्दी आने वाली रहती है ना, वही अक्टूबर वाला महीना, सितंबर अक्टूबर वाला। तो उस समय बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी एक खाली प्लॉट पे, तो हमने जाके वहां बहुत सारी तितलियों को मार दिया और तितलियों को मार के सारी तितलियों के लिए उनकी कब्र बचा दी कि अब इनको सबको दफना देते हैं, कल आएंगे तो सब सिक्का बन जाएंगी। तो बचपन में की गई उस गलती के लिए मैं आज भी सारी तितलियों से माफी मांगता हूँ। लेकिन ऐसे ही होता है कि स्पीशीज जो भी रहती है ना अलग अलग प्रकार की, तो सारी स्पीशीज बदलते एनवायरमेंट, ह्यूमन कॉजेस के कारण क्या होती है, खत्म होती चली जाती है। तो इसीलिए इंसेक्ट्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन डाले कि कुछ बहुत यूनिक स्पीशीज है, बटरफ्लाई की है, इंसेक्ट्स की है, उनको भी तो बचाना है ना, तो वो खत्म हो जाएगी।
मतलब ये बहुत सारी कहानियां होती थी। एक कहानी वो होती थी क्या कि दांत जो है आपका, जब दांत टूट जाता है तो उसको, दांत को घास में फेंको तो ये ऐसा बनेगा, टीन पे फेंको तो ऐसा बनेगा, और तकिए के नीचे रख के सोओगे तो ऐसा हो जाएगा। तुमने भी सुनी क्या कहानी बचपन में जो जो हमारे साथ में अन्याय किया ना लोगों ने? ठीक है, सिक्का ले। एक बच्चा पूछा सर सिक्का बना कि नहीं, फिर ये बताओ तुम तो। अबे कुछ नहीं होता है, सिक्का बना कि नहीं। ठीक है, आप ही ने तितलियों को खत्म किया है, भगवान के लिए ये मत बोलो मुझसे। पिकाचू भी एंडेंजर्ड है क्या? इसीलिए तो अपन ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। पिकाचू इज अंडर कंजर्वेशन प्लान। चलो आ जाओ, मजाक करने लग जाते हो, फिर मजाक करने लग जाते हो। तो अब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया ना, यहाँ पे क्या थर्ड पॉइंट बताया कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलाया गया टू प्रोटेक्ट सर्टेन स्पेसिफिक एनिमल्स। तो उन्हीं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में से एक स्पीशीज थी टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो इस प्रोग्राम के चलते क्या, टाइगर को एक इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है फॉरेस्ट में, ठीक है, इनफैक्ट इन दी फूड चेन। क्यों? क्योंकि अगर देखो क्या ना, हर हर एक जानवर का होना जरूरी है, शेर चीता भालू का होना जरूरी है, क्योंकि टाइगर नहीं होगा तो जो बहुत सारी हर्बीवोरस स्पीशीज है ना, जैसे हिरण हो गया, तो ये बहुत बढ़ जाएगी ना। जेब्रा हो गया जैसे अफ्रीका में, तो ये बहुत बढ़ जाएंगे ये स्पीशीज। तो इन स्पीशीज की पॉपुलेशन को भी तो कंट्रोल करना होगा ना किसी को, कौन करेगा? आई नो एक जिम्मेदारी तो हमारे सलमान भाई की है, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो नेचुरली उनकी स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, नेचुरली उनकी स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए आपको देखने को मिलता है कि क्या टाइगर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था फूड चेन वाले साइकिल में। जो टॉप के एनिमल्स हैं जैसे टाइगर वगैरह, ये क्या करते हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज की पॉपुलेशन को बढ़ने से कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन समस्या ये हुई कि समय ऐसा बदल गया कि अब टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, तो टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, वो मतलब कंजर्व करने का नौबत आ गई। ठीक है, तो टाइगर के जो नंबर्स हैं दे ड्रॉप फ्रॉम 55,000 टू जस्ट 1827 बाय 1973। तो लगभग लगभग 100 साल के अंदर, पहले हमारे पास 55,000 टाइगर हुआ करते थे हमारे देश में। तो मानो 55,000 टाइगर, मतलब चलते फिरते लोगों को टाइगर दिख जाते होंगे। ठीक, तो वो टाइगर का नंबर जो है डिक्लाइन हो गया। ठीक है, कितने पे? 1827। कैन यू गाइस इमेजिन, ये 2000 भी नहीं है पूरा, 55,000 से 2000 बचे बस टाइगर। कितने टाइगरों का शिकार किया होगा, कितने टाइगरों की मृत्यु होगी। ठीक है, तो अब जब ये नंबर्स निकल के आए सामने, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि यार कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो अब इसके पीछे थ्रेट्स क्या है, क्यों इतनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई? तो उसके पीछे मल्टीपल कारण है कि ट्रेड के लिए पोचिंग की जाती थी, कि टाइगर पकड़ के लोग बेच देते थे। ठीक है, श्रिंकिंग हैबिटाट, उनका जो हैबिटाट, उनका जो रहने की जो जगह थी, जंगल अपन खत्म करते चले गए। अब तुम्हारे घर में आ गया तो रहने से रहा टाइगर, ठीक है, और तुम्हारे घर में आ गया, आ जाएगा तो तुम नहीं रहोगे घर में। तो वही है कि इसी के चलते क्या है कि टाइगर्स का जो घर था वो खत्म करते चले गए। प्रे बेस स्पीशीज, टाइगर भूख के कारण भी मर रहे हैं, क्योंकि जंगलों में दूसरे जानवर भी खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, जिन पे वो खाना खाएंगे, जिनको पकड़ के। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान जब बढ़ता है ना, इंसान से ज्यादा खतरनाक खूंखार जानवर कुछ नहीं है, तो उसने टाइगर क्यों ही खा गया। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन खत्म कर दी, ट्रेड करने लगे। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इसी के चलते क्या कि टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। तो ये सारे कारण हैं जिन कारणों से टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करें, क्योंकि टाइगर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया और नेपाल जो है, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी दी होम ऑफ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड टाइगर। वर्ल्ड में अगर मान लो 100 टाइगर है, तो 66 टाइगर इंडिया और नेपाल में ही है। ठीक है, so they were main targets of illegal trade. Project Tiger was started in 1973 to save tigers and also to protect large forest areas. अब दिखती बात है कि आप टाइगर को बचाओगे तो डब्बे में बंद करके नहीं रखोगे टाइगर को, अब टाइगर को बचाओगे तो आपको टाइगर के लिए जंगल बचाना पड़ेगा। तो जब ये रियलाइज हुआ कि इंडिया और नेपाल में अगर टाइगर नहीं बचेंगे तो टाइगर और कहां बचेंगे, क्योंकि 2/3 टाइगर्स यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए फिर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट टाइगर के चलते जब आप टाइगर को बचाओगे तो एक पूरे के पूरे बायोटाइप को बचा लोगे। एक कीटोन स्पीशीज की तरह काम करता है टाइगर, जो दूसरी और स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन देगा उसके नाम पे, है ना। तो अब इसी के चलते क्या है, फिर अलग अलग टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किए गए इंडिया में।
जहां पे टाइगर का कंजर्वेशन हो सके। तो जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें इसका आगे क्यों ध्यान रखने का बोल रहा हूँ। सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, बांधागोड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व है आसाम में, पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व है, ये कुछ प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व है जिनके बारे में यहां बताया गया है। क्लियर हुआ? अब इस सवाल का जवाब दो। क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया फॉर द कंजर्वेशन, वो अपन ने यहां पढ़ लिया। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया वो अपन ने पढ़ लिया। अगर इंसान ही विलुप्त हो गए तो इन सब जानवरों को कौन बचाएगा? इंसान कभी विलुप्त नहीं होगा। तुम देख नहीं रहे हो पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है, मान नहीं रहा है इंसान। हम फर्स्ट आ गए भाई साहब कंट्री पॉपुलेशन के टर्म्स में, जैसे देखोगे तो इंसान विलुप्त नहीं होगा। और भारत का इंसान मैं तुम्हें बता रहा हूं, रुक जाओ पहले पोल देते हैं तो फिर बताता हूं। भारत के इंसान, अब आई गई है बात तो रुक जाओ जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आर करेक्ट? Provision for habitats of wild animals, to publish list of protected species, to ban hunting, and to save important subjects like forest wildlife in union list. ठीक है, पोल दे दिया मैंने। हाँ, कहाँ बात कर रहे थे अपन? इंसान कितना दोगला होता है वो मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना, वीडियोस वगैरह आती रहती है, रील वील कुछ भी इंस्टाग्राम पे, जैसे अगर अपन देखो तो उसमें क्या आया, उसमें ये आया, मैंने देखा कि जो मेसी का गोट इंडिया टूर जो चल रहा है, तो उस गोट इंडिया टूर के चलते आपने भी वो क्लिप्स वगैरह देखी होगी कि ही मेट सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री से वो मुंबई में मिले, उनकी वहां मीटिंग हुई वैसा। तो देखो, नो डाउट लियोनेल मेसी जिन हार्डशिप से निकल के आए हैं, जो उन्होंने संघर्ष किया बचपन में, फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करी, और उन सब प्रॉब्लम से ऊपर आके वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एथलीट बनना, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं उनकी पोटेंशियल पे कोई भी संशय या डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज समझना होगी कि हम कहां गलत हैं। हमारी इंडिया को 20 साल से फुटबॉल में कोई दो मजबूत कंधों पे अगर लेकर चल रहा है तो वो कौन है पता है? वो एक नाम है सुनील छेत्री। जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को आप गॉड ऑफ क्रिकेट बताते हो, उनका वर्ल्ड वाइड जैसे एक दबदबा है, तो क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है, तो वो बहुत ऑब्वियस है कि आप उनको उतना दबदबा दोगे और ये सारी चीज दोगे। लेकिन आप ये देखो कि एक ऐसा देश जहां पे क्रिकेट लोगों का एक धर्म बन चुका है, उस देश में एक ऐसे स्पोर्ट्स को कैरी करना 20 साल तक, जिस स्पोर्ट्स में लोगों के एस्पिरेशन तो है बहुत सारे, लेकिन सिस्टम का कोई वो नहीं है, और कह सकते हैं उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्पोर्ट्स को जिंदा रखना सुनील छेत्री के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। पर आप क्या देख रहे हो कि इंडियन ऑडियंस जो है उस स्टेडियम में जब नारा लगाया जा रहा है कि हु इज द गोट, तो लोग मेसी का नाम ले रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, मेसी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, पर आप ये समझो कि अगर भारत में एक खेल की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, और भारत की जनता वहां पे, वो व्यक्ति जिसने 20 साल तक भारत के फुटबॉल को अपने कंधों पर कैरी किया, घीसा है एक तरह से, लोग उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसे आपने मेसी की टी शर्ट डलवा दी। समझ रहे हो तुम? तो इंसान जो है ना, इंसान, अभी जो बात आ रही थी कि इंसान ही विलुप्त होगा, तो इंसान ऐसी प्रजाति है जो है ना, एकदम क्या कह सकते हो कि ऐसी डूठ प्रजाति है कि जो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं, उस भीड़ का कोई वो नहीं, जिधर हवा चलती उधर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइप थी, तो लोगों ने उस चक्कर में ये भूल गए कि आप किस आदमी को डिमीन कर रहे हो, जिस आदमी ने 20 साल तक स्पोर्ट्स को कैरी किया है। दिस इज द हार्श रियलिटी गाइस। ठीक है, चलो कहां से कहां ले गए तुम? लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर देखो, फोर्थ वाला गलत है, ये सिविक्स और ज्योग्राफी को मिक्स कर दिया कि स्टेटमेंट में। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर देखोगे तो हैबिटेट वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाना है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट पब्लिश करना है, हंटिंग को बैन करना है, ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। तो 1 2 3 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लीडर बोर्ड आ चुका है दोस्तों, और लीडर बोर्ड पे पहले नंबर पे दिशा जी, दूसरे नंबर पे गौरी बिजलवान, तीसरे नंबर पे अनुभव द्विवेदी, शुभस्मिता, हर्ष, तन्मय, भय्यू जी, सौम्य, नीरज,
और रजित, अयान, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे निकले, तालियां बजा दो। अप्पू हाथी कहाँ है? अप्पू हाथी से मिलाता हूं, तो मिलाओ। चलो अप्पू हाथी जाओ, बच्चों को एक बार हाय बोल के आ जाओ। अप्पू हाथी में से हवा निकलती है, हाँ अप्पू हाथी की सूंड में से हवा निकलती, देखा? अप्पू हाथी थोड़ा सा चिकारा है ठीक, क्योंकि वो बंदूक भी है और अप्पू हाथी भी है, दोनों काम करता है वो। चलो, तो अब अगला सवाल ये देखो। हाँ, जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि जैसे यहाँ पे सारे ये दिए हैं, क्या हुआ था कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू, और ऐसे ही क्वेश्चन आया पिछले साल के 2024 का, कि आपसे पूछ लिया गया कॉलम 1 कॉलम 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन। काजीरंगा मध्य प्रदेश में है क्या? गलत है। जिम कॉर्बेट आसाम में है क्या? गलत है। सुंदरबन उत्तराखंड में है क्या? सुंदरबन उत्तराखंड में नहीं है। बांधवगढ़ वेस्ट, भाई क्या हो गया? अच्छा, ऐसे करेक्ट चूज करना है, मैं वही तो सोचूं कि क्या हो रहा है। तो अब इसमें जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें आप लगाओ देखो इसमें क्या है ना, 1 का बी है, काजीरंगा इज इन आसाम, ठीक है। जिम कॉर्बेट इज इन उत्तराखंड, 2 का सी होगा, 2 का सी हो गया। 3 का डी होगा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बांदागढ़ यहाँ मध्य प्रदेश में, तो उस हिसाब से डी राइट आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया है और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर गड़बड़ करके आए, तो इसके लिए इसको ध्यान रखना। फाइन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स अगला टॉपिक है, इस पे चलेंगे। लेकिन इस पे चलने से पहले मैं चाह रहा हूं तुम्हें पहले कंजर्वेशन समझाऊं। तो जैसे अपन ने देख लिया कि चैप्टर को रिकॉल करो एक बार, हाँ पूरा रिकॉल करवा रहा हूं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया देखा अपन ने, देखा ग्रेट डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखी, ये वो सारा सब कुछ देखा। लेकिन उनको खतरा है तो कंजर्वेशन जरूरी है। अब कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, एक चीज वो अपन ने देख लिया। कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए वो अपन ने देख लिया यहाँ पे ना, कि कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए वो अपन ने देख लिया। अब सरकार के अलावा जो कम्युनिटी है ना, ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ये वाला टॉपिक अभी मैं इसीलिए होल्ड करवा रहा हूं क्योंकि अपन पहले पढ़ा कि कम्युनिटी जो है, तो कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया, कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया, ये अगला पॉइंट है, ठीक है। फाइन, कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया, ये अगला पॉइंट है, अपने को ये पढ़ना है, समझे? कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया, ठीक। तो अब कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया वो पढ़ना है अपने को। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में क्योंकि चैप्टर छोटा सा ही है। तो कम्युनिटी ने कंजर्वेशन के लिए क्या किया वो पढ़ना है अपने को, ठीक है, समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में, कि लिपस्टिक वाली बंदूक से गोली मारू एक? तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन पे आते हैं अपन। तो एफर्ट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन, जैसे सिरस्का टाइगर रिजर्व अगेंस्ट माइनिंग, तो मैंने पॉइंटर्स में लिख दिया, तुम्हें ये एक एक से एक एक टॉपिक एक एक एग्जांपल ध्यान आना चाहिए। तो हम हमेशा सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि सरकार आएगी, सरकार कुछ करेगी, कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्यों, है ना, सरकार क्यों करेगी? तो यहां पे आपको समझना होगा कि कम्युनिटी कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जो कम्युनिटीज होती है अलग अलग, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दिया गया, जैसे सिरस्का टाइगर रिजर्व जो था, ठीक है, तो सिरस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। तो वहां पे क्या है ना, वहां पे माइनिंग जो है, तो माइनिंग के कारण वहां के पेड़ पौधे जानवरों को नुकसान हो रहा था। तो वहां के लोगों ने, वहां के लोकल कम्युनिटी ने साइटिंग दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए वहां पे माइनिंग बंद करवाई। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान हो रहा था किसको, फ्लोरा एंड फौना को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो ये कम्युनिटी एफर्ट है जिसमें कंजर्वेशन किया है, उसका एक एग्जांपल दिया गया, समझ में आया? तो ऐसे ही एक एग्जांपल क्या है, विलेजर्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, तो उस अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो गांव वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या किया ना, 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड को एज सैक्रेड लैंड डिक्लेयर कर दिया एंड हैव देयर ओन रूल्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो राजस्थान के कुछ विलेजर्स, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, और वो राजस्थान के सारे मतलब अलवर के जो, अलवर जिला जो है, ठीक है, आपके प्रशांत भैया भी इस प्रोटेस्ट में गए थे, पता तुम्हें? तो अलवर जिले के सारे लोग जो थे, उन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है उसको
भैरवदेव धाकव सोनचुरी डिक्लेयर कर दिया, एक सेक्रेड लैंड डिक्लेयर कर दिया, बोल दिया कि ये तो देव की भूमि एक तरह से, मतलब ठीक है। और वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैड देयर ओन रूल्स एंड दे इग्नोर्ड द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन दैट। उन्होंने बोल दिया सरकार की जरूरत नहीं है, ठीक है, सरकार की जरूरत नहीं, हम खुद क्या कर लेंगे, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे दूसरा एग्जांपल है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के विलेजर्स जो हैं, दे केम टुगेदर टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तीसरा क्या है, तो ये दूसरा हो गया। अब इस दूसरे के बाद में अपन अब जैसे देखेंगे, तो तीसरा क्या है, चिपको मूवमेंट इन हिमालयाज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। हिमालयन रीजन में पेड़ कट रहे थे, तो हिमालयन रीजन में जैसे अगर आप देखोगे, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया पता है, कि उन्होंने एक मूवमेंट लीड किया जिसमें वो खुद जाके पेड़ों के गले लग गए, काट, पेड़ों को काटना चाह रहा हूं, हमें काट दो, पेड़ को काट दो। तो इस तरह से क्या है कि चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी ने स्टार्ट किया अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ कट रहे थे उसके अगेंस्ट में। तो ये एक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का एग्जांपल है। फाइन, ये तीन हो गया। चौथा क्या है, चौथा है बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी, ठीक है। तो तहरी में बीज बचाओ आंदोलन करके एक आंदोलन शुरू किया गया। अभी जो बीज बचाओ आंदोलन है, ये क्या है बीज बचाओ आंदोलन, तो इस बीज बचाओ आंदोलन में आपको समझ में आएगा कि इस बीज बचाओ आंदोलन में जो नेटिव, मतलब कह सकते हो ना कि जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, उन सीड्स को बचाया गया, बीज को बचाया गया, एक तरह से सीड्स की बात कर रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि आज जैसे आप देख रहे हो ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज की जाती है, ऐसी क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन क्रॉप्स को आप क्या करते हैं, लेबोरेटरी में रेडी कर रहे हैं, उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जो ओरिजिनल क्रॉप्स के सीड्स थे ना, वो खत्म ही हो जाएंगे। तो बीज बचाओ आंदोलन जो चला तहरी में, तो दिस बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी इन नवदन्या फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो नवदन्या एक एनजीओ है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मूवमेंट चलाए, एनजीओ ने आवाज उठाई। तो ये चौथा एग्जांपल हो गया जो बताता है कि कम्युनिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन। पांचवा, जैसे अगर आप पॉइंट देखोगे, तो पांचवा पॉइंट क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम। तो ये जेएफएम 1988 में उड़ीसा में पहली बार हुआ, ठीक है। अब इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के चलते क्या हो गया कि वेर बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क टुगेदर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो क्या होता है, ऐसा होता है ना कि जो सबसे ज्यादा मस्ती करेगा उसी को मॉनिटर बना दो, अब मस्ती कौन करेगा, है ना। तो वैसे ही कहना कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चालू किया, जिसमें सरकार और जनता, जनता नुकसान पहुंचाती जंगलों को, तो जनता को ही मॉनिटर बना दिया। बोला कि सरकार और जनता मिलके क्या करेगी ना, जो खराब जमीन है वहां पे जंगल वगैरह जो खराब हो रहे हैं, तो उनको रिस्टोर करेगी फॉरेस्ट को। अब जनता बोलेगी हमको क्या मिलेगा, तो सरकार ने बोला कि अब तुम जंगल में जाओ, पेड़ मत काटना, पेड़ के सामान ले लो, फल फूल ले लो और लेके आओ वापस, और जब जब भी ये हार्वेस्ट होगी, पेड़ कटेंगे जब भी, तो उसमें तुम्हें हम शेयर देंगे, उसमें तुम्हें हम हिस्सा देंगे एक, ठीक है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेएफएम जो है, तो जेएफएम भी एक 1988 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके चलते ये चीज इंश्योर की गई, ठीक है। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली चीज है, क्लियर हुआ, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली चीज। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें क्लियर है, बताइए। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर हो गया। अब ज्यादा उदम होगा, मॉनिटर को बना दिया है, मॉनिटर बना दिया, तो अब ज्यादा, अब देखो, अब होगी प्रिंसिपल की फील्डिंग सेट है, बदमाश बच्चों को मॉनिटर बना दिया, वो स्कूल ही बेच के आ गया, पता लग रहा है। मेरी भी फील्डिंग सेट है, अब गीला कर दिया मैंने कारपेट, क्लियर हुआ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला एक बार और बता रहा हूं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक बार और बता दे रहा हूं, सुनना अच्छा समझ। क्या हो रहा है कि सरकार को क्या करना था, जंगल बचाना था, तो इसके लिए सरकार ने जॉइंटली, जॉइंट लिखा है मतलब क्या है, जॉइंट, और कोई से जॉइंट मत समझना, जॉइंट मतलब इकट्ठा, ठीक है। तो फॉरेस्ट को मिलकर बचाया जाएगा, कौन कौन मिलेगा भाई साहब, तो सरकार और सरकार के साथ साथ में आम जनता जो है, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो दोनों मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। तो ये था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट। तो ओडिशा में पहली बार 1988 में प्रोजेक्ट शुरू होता है, जिसके चलते पब्लिक एंड गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ताकि जंगलों को बचाया जा सके। और जब जंगल बचे जाएंगे तो जनता को मौका मिलेगा कि जंगल के अंदर जाओ, वहां से फल फूल पेड़ पौधों पे से तोड़ के ला सकते हो, लकड़ी नहीं काटने देंगे। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, ठीक है, ये था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर हुआ। गुंडागर्दी ऑन टॉप हो गई भाई साहब। फोर्थ वाला क्या था, तो
कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक है अपना, तो अपन देख रहे हैं कैसे कम्युनिटी ने कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जैसे सिरिस्का टाइगर रिजर्व का अपन एक एग्जांपल दे सकते हैं, वहां कम्युनिटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 1200 हेक्टेयर जमीन को उन्होंने एक तरह से सैक्रेड लैंड डिक्लेयर करके प्रोटेक्ट किया। चिपको मूवमेंट चले हिमालयन रीजन में, बीज बचाओ आंदोलन जो था तहरी में, और नवदन्या जो एनजीओ है, इन लोगों ने आवाज उठाई किस चीज के लिए, फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स। ठीक, तो ये 5 एग्जांपल्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन। अब आपके बॉक्स में एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के अलावा वो टॉपिक दिया है सेक्रेड ग्रुप्स। अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, तो देखो कम्युनिटी है ना बहुत महत्वपूर्ण, जो एक कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप होता है, एक समाज जो होता है, तो वो समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चीजों के प्रोटेक्शन में, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वही बताता है। सेक्रेड ग्रुप्स बेसिकली क्या है, ग्रुप्स मतलब क्या है, ग्रुप्स मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों की बात की गई है, और सेक्रेड मतलब क्या है, पवित्र। तो जो पवित्र पेड़ पौधे हैं उनकी बात की जा रही है। पवित्र कैसे होते हैं सर, गंदे और पवित्र कैसे बताओगे आप? तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जब आप पेड़ पौधों को, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, ठीक है, जंगल, इन चीजों को जब आप क्या करते हो, एसोसिएट करने लगते हो रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो व्हेन यू आर एसोसिएटिंग स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस टू फॉरेस्ट एनिमल्स, ठीक है, फॉरेस्ट एनिमल्स, माउंटेन्स एंड स्प्रिंग्स, ठीक है, तो जानवरों को, जंगल को जब आप स्पेशल क्वालिटीज एस्क्राइब करने लगते हो, एसोसिएट करने लगते हो ना, तो उसे सेक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। द कल्चरल आउटलुक विच वर्शिप एंड प्रोटेक्ट्स द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एक कल्चरल आउटलुक है एक तरह का, जहां पे आप क्या कर रहे हो, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। उस चीज को क्या कहा जाता है, सेक्रेड ग्रुप्स। उस कॉन्सेप्ट को सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। समझे मेरी बात, उस कॉन्सेप्ट को सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्लियर है? क्या है सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं। तो व्हेन यू आर एसोसिएटिंग रिलीजियस वैल्यूज, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं कि क्या, कि कैलाश पर्वत जो है वो भगवान शंकर का घर है। तो अब तुम कभी सोचते हो कि कभी वहां पे कोई जाके माइनिंग करेगा कैलाश पर्वत पर? वैसे पॉसिबल ही नहीं है, वहां चढ़ ही नहीं पाता आदमी। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आ जाओ, जैसे जब आप बोल रहे हो कि पीपल के पेड़ में देवता निवास करते हैं, और कभी कभी आदमी क्या होता है ना, जो नास्तिक आदमी होता है वो देवता से तो डरता नहीं है, तो उसको बोलते पीपल के पेड़ में भूत रहता है। अब काट के दिखाओ पीपल के पेड़ को, फिर पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो आदमी को आपने डरा दिया एक तरह से। तो बेसिकली आप जब आप रिलीजियस क्वालिटीज को एसोसिएट करने लगते हो, स्पेशल रिलीजियस पावर्स और इंपॉर्टेंस देने लगते हो नेचुरल रिसोर्सेज को, तो इससे होता क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको कंजर्व कर ले रहे हो। तो लुक, दिस इज द ब्यूटी ऑफ माय कल्चर, ठीक है, मेरी संस्कृति जो है, तो मेरी संस्कृति की खूबसूरती क्या है पता है आपको, कि हम हर चीज को पूजते हैं। शेर देख लो आप तो माता रानी का वो हो गया वाहन, टाइगर देख लो तो किसी का वाहन हो गया, चूहा देख लो गणेश जी का वाहन हो गया, बैल देख लो तो शंकर जी का वाहन हो गया, तो ऐसे पिकॉक देख लो तो वो हो गया, सांप देख लो तो वो किसी ना किसी भगवान से जुड़ा हुआ हो गया, गरुड़ देख लो तो वो किसी भगवान से जुड़ा हो गया। तो अब इतने सारे जानवरों को जब आपने क्या बनाया, भगवानों का वाहन बनाया है, क्यों? क्या वो कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे भगवान? नहीं, लेकिन जानवरों को ही क्यों बनाया उनके साथ, ताकि आदमी उन जानवरों की रक्षा इसलिए भी करे क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो आस्था से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? तो अब वो कितना सही है कितना गलत है उससे हटके अगर मैं तुम्हें एक साइंटिफिक और रीजन रैशनल वाली बात बताऊं, तो व्हेन यू आर एसोसिएटिंग रिलीजियस क्वालिटी टू दी प्लांट्स, एनिमल्स, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर नॉट गोइंग टू हार्म देम। और जब आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो आप उन्हें बचाओगे, ठीक है। तो यही सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सेक्रेड ग्रुप्स के स्पीशीज देखे तो उसके अलग अलग एग्जांपल है, कि महुआ और कदम के पेड़ जो है उसको मुंडाज और सांथाल जो है छोटा नागपुर रीजन में वो पूजते हैं, ठीक है। टेमेराइड और मैंगो ट्री, तो कुछ ट्राइब जो है ओडिशा की और बिहार की, वो शादी करते समय इमली के पेड़ की और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। अब आदमी शादी करना तो बंद नहीं करेगा ना, तो इमली और आम के पेड़ तो लगाते रहना पड़ेगा क्योंकि शादी करना है। समझ में आया? तो वो चीज होती है। पीपल एंड बनियन ट्री, ठीक है, तो पीपल और बनियन ट्री जो है, इन्हें आप देखते हैं तो दे आर कंसिडर्ड सेक्रेड अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, सब जगह उसकी पूजा होती है। मकाओस एंड लंगूस, तो जो बंदर होते हैं मंदिरों के पास के बंदर, देखना तुम्हें एक चीज बता दूं, मंदिरों के पास के बंदर देखना, क्या संड हो रहे होते हैं, एकदम पहलवान की तरह रहते हैं, चाटा मार देंगे तो गिर जाओगे तुम, इतना खतरनाक बंदर होता है मंदिर के पास का। क्यों? क्योंकि मंदिर के पास लोग पूजा करने जाते हैं। अगर मान लो बजरंग मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर के आसपास उन बंदरों को उनका अवतार माना जाता है, उनको खाने पीने की चीजें मिलती रहती। फिर देखो वो बंदरों की स्पीशीज को कभी कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो अराउंड टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया यू विल फाइंड मंकीज, मकाउस एंड लंगूर्स। फिर आप देखते हो तो अलग अलग कम्युनिटीज, जैसे ब्लैक बक हो गया, नील गाय हो गया, पिकॉक हो गया। तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है ना,
इन राजस्थान दे दे एसोसिएट अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू दिस। वो इन जानवरों को, जैसे आप हिरण की बात कर लो, इफ यू नो यू नो, तो आप अगर हिरण की बात कर रहे हो तो काले हिरण को बिश्नोई कम्युनिटी क्या मानती है, एक तरह से अपने बच्चा मानती है। तो अगर आप उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे तो ऑब्वियस है कि वो तो तुम्हारे पीछे लगी जाएंगे, समझ गए ना। तो केस क्या है, केस आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब इस तरह से एक कम्युनिटी, विश्नोई कम्युनिटी जो है, तो विश्नोई कम्युनिटी क्या करती है, विश्नोई कम्युनिटी एक तरह से पूरे इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, मेरे मित्र हैं सिद्धार्थ पटेल, तो वो विश्नोई है। तो अब एक पशु प्रेम जो है ना देखने को मिलता है उनके अंदर, समझ में आ रहा है, एक पशु प्रेम उनके अंदर देखने को मिलता है आपको। तो ब्लैक बक, नील गाय और पिकॉक्स वगैरह, इनको आप देखेंगे तो बिश्नोई विलेजेस में बच्चों की तरह पाला जाता है इनको घर में। ठीक, अब ये जो सैक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है तुम ऐसे भी समझ सकते हो क्या। तो तुमने मूवी देखी है कांतारा, कितने बच्चों ने कांतारा मूवी देखी है? कांतारा मूवी में क्या कॉन्सेप्ट है, देव के जंगल। तो अब क्या है ना कि आदमी की आस्था है कि ये जंगल देव के हैं, और जब वो आस्था है तो उसके चलते अगर आप उन जंगलों पे कब्जा करने की कोशिश करोगे, ये सारी चीजें करोगे, तो ऑब्वियस है कि फिर देव आएंगे, और देव जब आएंगे तो फिर राजा हो, रानी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उनकी सबकी फील्डिंग सेट है। तो ये जो कांतारा मूवी पूरी बनाई गई है ना, वो सेक्रेड ग्रुप्स का ही तो कॉन्सेप्ट है पूरा, कि देव के जंगल है तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, नुकसान जो पहुंचाएगा उसकी फील्डिंग सेट है, समझे। तो ऐसे ये सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट था। चलो, अब सेक्रेड ग्रुप्स का हो गया अगर, तो अरे 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 हाँ, इस सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हें मैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाता हूं। बताओ, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। असर्शन दिया है, द फेमस चुपको मूवमेंट इन हिमालयाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। रीजन दिया गया है, दो दिस कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन कैंपेन विथ indigenous species was made enormously successful, though this through this community afforestation campaign with indigenous species were made enormously successful registered deforestation in several areas। बताओ क्या लगता है गाइस, 2024 का क्वेश्चन है। चलो पोल आ गया, पोल आ गया, सेलेक्ट करो जरा। पोल आ गया, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कीजिए। समझ आया चिपको मूवमेंट? शोभित भैया की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड, जल्दी बताओ। गुंजन बेटा क्या सवाल है, सवाल बताओ ना। सर इमली और पेड़, आम के पेड़, क्या इमली आम के पेड़, बताओ करवाऊं तेरी शादी, रुक जा जरा, इधर आ, होशियार बन रहा है शादी करवा दो। ये सब इंडिया में ही होता है कि बाकी कम्युनिटी में भी होता है? ठीक है, तो बाकी कम्युनिटीज में भी होता है, अलग अलग कल्चर है, जैसे ट्राइबल कल्चर्स अधिक दिख रहे हो ना, तो जो आदिवासी भाई होते हैं हमारे, वो उन्हीं जंगलों की रक्षा करना, जंगलों के बीच में रहना, सारा सब कुछ, तो बाकी कम्युनिटीज में भी होता है, ऐसा नहीं है। ओ भाई, मेजोरिटी बच्चों ने गलत आंसर दे दिया है। असर्शन सही है और रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि फेमस चिपको मूवमेंट जो इसमें डिफॉरेस्टेशन को खत्म किया, क्यों? क्योंकि इस चिपको मूवमेंट के चलते आपने पेड़ बचाया भी है, कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन भी किया है, मतलब आदमी ऐसा तो नहीं सिर्फ गले लग गया पेड़ के, उन्होंने और पेड़ भी लगाए हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या गुंडा बनोगे तुम? सौम्य शुक्ला, खुशबू सतपथी,
बैकलॉग टॉपर पीयूष, कृष, प्रियांश, यथार्थ, देवांश, प्रत्युष और तनुष, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। अबे समझ में आया क्या गलती कर दियो? समझ में आया? ए नहीं होगा इसका राइट आंसर, बी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नॉट करेक्ट। ये पढ़ तो लो जरा, ए पे कूद गए, ऊपर नीचे हुआ है वो सफल, ऊपर नीचे सफल हुआ है, देखो तो सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन कि कंजर्वेशन हुआ है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक जो है, तो देखो वैसे बुक में आपको बीच में ये टॉपिक दिया, लेकिन मैं लास्ट में से पढ़ा कि कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, कंजर्वेशन कम्युनिटी ने क्या किया। अब लास्ट टॉपिक आपका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है हमारे देश में, तो उनके अलग अलग टाइप्स हैं और उनको अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो पढ़ते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये 100% जंगल है, तो इस 100% जंगल में से क्या है, एक बड़ा हिस्सा जो है जंगलों का, उसको आपने रिजर्व फॉरेस्ट बोला है। ठीक है, अब ये रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट क्या है वो समझते हैं। यहां तक समझ में आया? बताओ इशिका बेटा क्या डाउट है बताओ, समझ में आया? शशांक, हाँ वही मैं कह रहा हूं शशांक, ऑप्शन ऊपर नीचे हुए, आंख खोल के पढ़ना पड़ता है वो, मतलब तुम बस टिक कर दे रहे हो। चलो ठीक है, ऑप्शन चेंज किए, मेरी मर्जी, मेरी क्लास में कुछ भी कर दूं, तुम्हें तुम्हें तो अपना ध्यान रखना होगा ना वहां पे। आ जाओ, रिजर्व फॉरेस्ट क्या, देखो बाबू समझना, तो मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड, जिसे मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट माना जाता है, वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो टोटल जंगल में से आधे से ज्यादा जंगल जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? टोटल जंगल में से आधे से ज्यादा जंगल जो है वो, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो जहां पे सब, देखो सिंपल चीज है कि ये वो फॉरेस्ट है जिन फॉरेस्ट में सबसे अच्छे, वही लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन वाला जो सिस्टम है ना, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कहलाएगा, जहां पे सबसे वैल्यूएबल टिम्बर फॉरेस्ट वगैरह मिलेगा, और टोटल जंगल में से आधे जंगल को आपने रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल के रखा है, ऐसे समझ लो। प्रोटेक्टेड क्या है? अब दिखती बात है, देखो आप प्रोटेक्शन किसको दोगे? जिसको खतरा है। प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कहां होगा? जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जहां खतरा है वहां प्रोटेक्शन दोगे। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब यह है कि वो फॉरेस्ट एरिया जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि वहां खतरा ज्यादा है, वहां की स्पीशीज ऑलरेडी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, वहां की स्पीशीज क्या हो रही है? खत्म हो रही है ना। तो वहां की स्पीशीज खत्म हो रही है, इसीलिए वहां प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 हिस्सा जो है, मतलब 33% तक का फॉरेस्ट एरिया जो है, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ रहा है, ताकि वहां प्रोटेक्शन देके फर्दर डिप्लीशन को बचाया जा सके, कि ऑलरेडी वहां जंगल वंगल खत्म हो रहे हैं, तो उनको और प्रोटेक्ट करना है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वहां प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ताकि आप फर्दर डिप्लीशन को रोक सकें, ठीक है, खत्म होने से स्पीशीज को बचा सकें। तो ये होता है क्या? ये होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाद में क्या होता है? अनक्लास्ड। रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, आधे फॉरेस्ट तो रिजर्व फॉरेस्ट है जो मोस्ट वैल्यूएबल है, 1/3 33% फॉरेस्ट आपके रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, क्योंकि वहां पे खतरा है, तो फर्दर डिप्लीशन से बचने के लिए आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहलाओगे वो। और फिर अब जो बचे कुछ जंगल है, उन जंगलों को कहा जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब जो किसी क्लास में नहीं है, जो ओपन फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट कह सकते हो उसको, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कह लो या फिर ओपन फॉरेस्ट कह लो। तो अदर फॉरेस्ट एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में लोग बोलते हैं आओ तुम्हें हमारे जंगल में घुमा के लाते हैं, कैसे? तो वहां लोगों के खुद के अपने प्राइवेट जंगल होते हैं, पता है कि उनके घर के पीछे थोड़ा हिस्सा है, उसको उन्होंने अपना खुद का घर का जंगल बना के रखा है। तो ये वही है कि अगर हम बात करें किस चीज की, ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट जो है, तो अदर फॉरेस्ट एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो जो ओपन फॉरेस्ट है जिसमें लोग आ जा सकते हैं, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो आपको क्या तीनों टाइप के फॉरेस्ट समझ में आए हैं? रिजर्व फॉरेस्ट जिसको आप मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया मानते हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसको आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि वो डिप्लीट होते जा रहा, खतरा है वहां, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब ओपन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इन तीनों में क्या डाउट है बताओ, बताओ इन तीनों में क्या डाउट है?
पुष्पा कहां मिलेगा सर? पुष्पा भाई रिजर्व फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं, वैल्यूएबल लाल चंदन जो है ना उसको ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, सेक्रेट ग्रुप से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आया है बेटा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? अब अगर आप देखोगे ना तो जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये दोनों ऐसे जंगल है जिन जंगलों को आप खत्म नहीं होने दोगे कभी भी। रिजर्व में मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोटेक्टेड को तो आप बचा ही इसलिए क्योंकि उसको खतरा था। ठीक है, वो खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, इसलिए बचा रहे हैं। तो उसको तो बचा रहे हैं तो मतलब और आगे ग्रो करेंगे। तो दीज टू फॉरेस्ट कंबाइंड आर नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, ये वो परमानेंट फॉरेस्ट, क्या इसको खत्म कर दे सर? अनक्लास को खत्म इसको भी नहीं करना मेरे दोस्त, हमें तो जंगल बढ़ाना है। और लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को साथ मिलाकर अपन क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को साथ मिलाकर बनता है परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों फॉरेस्ट को मिला के साथ मिला के बनता है परमानेंट फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल एरिया। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एमपी जो है ना भाई साहब, हमारे मध्य प्रदेश में कंट्री में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है। ठीक है, तो पूरे मध्य प्रदेश का 75% हिस्सा जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर में है। ठीक है, दूसरा, अब जैसे अगर आप देखना तो कहां कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं। देखो जम्मू कश्मीर में अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में वो लाल चंदन की लकड़ी, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ जो फॉरेस्ट है इस एरिया में, वो लार्ज परसेंटेज ऑफ एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि यहां आपको देखने को मिलेगा वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है, अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किन स्टेट्स में रहेंगे? तो लॉजिक लगाओ, जैसे आप देखोगे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो बिहार, हरियाणा, पंजाब में खेती हो रही, बिहार में बहुत पॉपुलेशन है, तो यहां इन्हें जंगल साफ करते चले गए, खच 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 पेड़ काट दिए सारे। तो इन स्टेट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तो दे हैव बल्क ऑफ देयर फॉरेस्ट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ के जंगलों का ज्यादातर एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, अब उन जंगलों को बचाना है। फिर आप देखोगे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा आपको अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट अंडर अनक्लास सेक्शन मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज। तो लोकल कम्युनिटीज या गवर्नमेंट जो वो मैनेज करती है। तो अनक्लास फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे? ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। समझ में आया? तीनों कैटेगरीज में कुछ डाउट हो तो पूछो। ठीक है, जंगल ज्यादा है तो सर फिर तो आप जंगली हुए ऐसा लिख रहा है एक बच्चा, काट खाऊंगा बेटा, सोच लेना। जो बच्चा लिख रहा है ना मध्य प्रदेश में ज्यादा फॉरेस्ट है सर, आप तो फिर जंगली हुए, शिकार कर लेते हैं हम, सोच लेना मध्य प्रदेश वाले। क्लियर हुआ? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्योंकि जंगलों को नुकसान हो रहा तो यहां बचाने की जरूरत है, और अनक्लास मतलब ओपन। क्लियर? अगर माइनिंग करनी है तो गवर्नमेंट परमिशन मिली हुई है, माइनिंग पॉसिबल है प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट में। दिया क्या साइड बिजनेस शुरू करने का सोच रही हो क्या? मतलब उसमें भी देखो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे सिरिस्का टाइगर रिजर्व में वहां की लोकल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करके बंद करवा दी ना माइनिंग, तो ऐसा रहता है। ठीक है, चिंकारा है ना, ब्लैक बक, काला हिरण जो होता है उसे चिंकारा कहा जाता है। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट मतलब कि दोनों फॉरेस्ट को एक साथ मिला देंगे तो परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वो फॉरेस्ट है जिसको आपको बचाना है, परमानेंट रखना है। तो अगर जैसे देखा जाए तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों फॉरेस्ट मिला के मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसके टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 75% फॉरेस्ट एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो तो अपन ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब देखो इस चैप्टर के कीवर्ड्स क्या क्या है, जैसे बायोडायवर्सिटी अपन ने पढ़ा था, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो कि डाइवर्स है फॉर्म्स फंक्शन में, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड है थ्रू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस, तो बायोडायवर्सिटी कहलाई। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फ्लोरा एंड फौना, प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसे सारे जो कीवर्ड्स आ सकते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट, तो उसके
सबकी डेफिनेशन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, सेक्रेट ग्रुप, चिपको मूवमेंट, सबकी डेफिनेशन लिख दी है। होमवर्क क्वेश्चन में 1 2 3 ये एमसीक्यू है और 3 एमसीक्यू के बाद में 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो देखो अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े वही, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो आप बताओगे कि हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे डिपेंडेंट होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, 2 मेजर्स जो कंजर्वेशन लिए, हंटिंग को बैन करना, ठीक है, इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल जो उसको बैन करना, तो ओपन क्वेश्चन है और ये 2024 में आया भी है ये, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हर सवाल एकदम सीधा जैसा बुक में लिखा वैसी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ चुका है, ठीक है। तो उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के परसेंटेज को, बढ़े हुए परसेंटेज से अगर आपको क्या करना है ना, अपने आप को अडेप्ट करना है कि आप टैकल कर पाओ, तो आपको इसलिए ये चीजें समझना होगी, ठीक है। व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन प्रोटेक्टिंग एनिमल हैबिटेट इन इंडिया, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप बताओगे कि 1973 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, तो उस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चलते क्या है, आपने एक लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज निकाली, प्रोटेक्शन दिया है वो, तो जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सारे पॉइंट्स पड़े थे वो, ठीक है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट की कैटेगरी में जाएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है फर्दर डिप्लीशन से, ठीक है, वो लिखोगे आप। रिजर्व फॉरेस्ट जैसे आप जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश वगैरह में ज्यादा मिलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको बिहार, यूपी, हरियाणा, क्या बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा, यहां मिल जाएंगे। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड, ठीक है, तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो सारे पांचों पॉइंट, सिरस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व वाला, ठीक है, और अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाला, चिपको मूवमेंट वाला, नवधन्या बीज बचाओ आंदोलन वाला और जेएफएम वाला, ये पांचों पॉइंट लिखना रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। समझ गए, बताओ, क्लियर है? चलो, अब किसी का डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो। कल अपन हिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे बाबू, नेशनलिज्म इन इंडिया, कल बड़ी क्लास रहेगी, है ना, खाना वाना खा के आना सब। क्लियर है? चलो देखो, ये क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं इसलिए इनके आंसर भी देता हूं कि आपने एटलीस्ट ये क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो आपको चैप्टर पूरा याद हो जाएगा इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है। 15 मिनट्स में स्टोरी सुना दो, काय की स्टोरी? क्वेश्चन पूछ लो, मारूंगा नहीं तो बहुत। अगर तुम, रुक जाओ जरा 1 मिनट, कैरेक्टर में आने दो। मुझे ऐसा दिन पे दिन पता चल रहा है कि चिकारा भाई का भय इस अभय बैच में कम हो रहा है। अपने आप को याद दिला दो कि अभय बैच के अंदर भी भय है चिकारा भाई का। समझ में आई मेरी बात? चुपचाप पढ़ा करो, मस्ती मत करा करो। ठीक है, कल अपन हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, गांधी जी वाला अपना मजेदार चैप्टर है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो कल सारे बच्चे तैयार रहना, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर जो है उसे कल अपन उठाएंगे। ठीक, सॉल्व कर लेना। ठीक है, कंबाइंड सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लेना। और सेक्रेट ग्रुप से कोई भी क्वेश्चन आता है क्या? अरे कुछ टॉपिक है इसीलिए तो पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं आएगा? बंदूक नहीं चल रही एक तो यार। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलो ये क्या सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछ लो कोई भी। तो एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो ये बता दो। वाह, ठीक है, कल वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज अपलोड हो जाएंगे।
अभी क्लास के बाद, ठीक है। जेएफएम मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जनता ने और सरकार ने मिलकर फॉरेस्ट कंजर्व किया है। 1988 में कहां से शुरू हुआ? ये ओडिशा से शुरू हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार साइमन गो बैक बोल दो, कल बोलूंगा, कल 4 बार चिल्लाएंगे।